हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने जो वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था एम्स सीआरई फार्मासिस्ट जिसका एग्जाम 26 फरवरी को हुआ है, उसके पार्ट 1 के बारे में, यानी कि हमने डिस्कस किया था, आंसर किया और उन सारे क्वेश्चंस को आपसे रूबरू कराया था जो क्वेश्चंस आपके एम्स फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। वहाँ हमने 15-16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आज हम अगले कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले, शेयर करने वाले हैं। जो पहला ही क्वेश्चन हमारा था कि डेटोल किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है। इसमें इसको लेकर आप बहुत सारे कमेंट आए हमें पास कि सर ये गलत है, इसका आंसर ओ आना चाहिए था। देखो, अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से, लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से डेटोल शेड्यूल के में आता है। अब क्यों है ऐसा कि शेड्यूल के में क्यों है वो? तो बेटा ओ के अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके डिसइंफेक्टेंट, और जो आपके जो आपका डेटोल है वो आपका एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट नहीं है, वो आपका एंटीसेप्टिक है। और उन एंटीसेप्टिक्स को जो आपके 4th चैप्टर से रिमूव कर दिए गए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू उन्हें शेड्यूल के में डाला गया है। अब चैप्टर 4 में कौन से आते हैं? चैप्टर 4 के अंदर वो सारे पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं जिनको खरीदने के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डेटोल खरीदने के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, और है वो कैसा पॉइजनस सब्सटेंस, तो उन सभी को एग्जेम्प्ट किया गया है चैप्टर 4 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उन्हें डाल दिया गया है शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो शेड्यूल के में आता है आपका डेटोल, ना कि ओ में। तो आप थोड़ा संयम बरतें वहाँ पे। बहुत से लोगों के जो कमेंट है वो अच्छे भी नहीं लगे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है काफ़ी तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ अपनी बात को रहा कि सर इसका आंसर शेड्यूल ओ होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसे गलत तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे किया कि सर पहले आप खुद सीखिए उसके बाद हमें सिखाइए। चलो ठीक है, अगर आप आए हैं यूट्यूब चैनल पर, आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियस सी बात है आप पता करने आए हैं, ना कि बताने आए हैं। चलो जो भी है, तो जो हमने आंसर आपको बताया है दैट इज शेड्यूल के इज द राइट आंसर। शेड्यूल ओ उसका आंसर नहीं है, शेड्यूल ओ रहेगा अगर वहाँ पे हमारा डिसइंफेक्टेंट आता है। लेकिन हमें पूछा गया है डेटोल के बारे में, जो कि एक एंटीसेप्टिक है, पॉइजनस भी है और प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं होती जिसके लिए, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका शेड्यूल के। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम अपने अगली वीडियो में। पार्ट 2 हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है एनडीए के बारे में। ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज अप्लाइड ड्यूरिंग या फिर आफ्टर, यहाँ पे 4 की जगह आएगा आपका आफ्टर, कि आपका जो एनडीए है न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज के बाद दिया जाता है। तो फेज 3 तक आपकी सारी चीजें हो चुकी होती है। प्री क्लिनिकल पहले हो चुका होता है, क्लिनिकल तब हो चुका था 1, 2, 3 में सेफ्टी, एफिकेसी वगैरह सब देखने के बाद फेज 4 में हमें क्या करना है? पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। अब हमें उसे मार्केट में उतारना है और उसकी जो है अलग अलग एडीआर के ऊपर सर्वेलेंस रखनी है। उससे पहले मार्केट में ड्रग को लेकर आने से पहले हमें क्या फाइल करना पड़ता है? एनडीए। तो किसके बाद दिया जाता है? दैट इज आंसर इज फेज 3। ठीक है जी, तो इसका आंसर रहेगा फेज 3। एक्सप्लेनेशन हमने साथ डाली ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस बार। द एनडीए इज सबमिटेड टू द एफडीए आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल टू सीक अप्रूवल फॉर द मार्केटिंग ऑफ द ड्रग। वही मार्केट में आने से पहले। इट इंक्लूड्स डेटा ऑन द ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी, लेबलिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसमें ऑब्वियस ही बात है, सारा डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है, सारे रिकॉर्ड्स हमें वहाँ पे शो करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एएनडीए, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज अप्लाइड फॉर। एएनडीए किस लिए होता है? एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और एएनडीए एब्रीवेटेड, यानी कि सेम ड्रग जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स का रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ आपने सबमिट करा दिया, लेकिन सेम ड्रग है, अब वो उसका नाम कुछ अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे जेनरिक ड्रग, आपकी जेनरिक ड्रग के बारे में आपने जो है सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किए, उसका रिकॉर्ड भी जो था जो आपने एफडीए को सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको अप्रूवल भी मिल गया पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के लिए। अब एएनडीए क्या है? तो जब ब्रांड के नाम से ड्रग आती है, सेम ही तो रहती है, कुछ खास फर्क थोड़ी ना होता, थोड़ा बहुत अगर हम सेम स्ट्रेंथ में आती हैं आपकी ड्रग्स, है ना, तो वो किसके लिए की जाती है? दैट इज एब्रीवेटेड। ठीक है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन उसके लिए फाइल की जाती है। तो किस लिए हो रहा है? वो बायो इक्विवेलेंस के फॉर्म में। दोनों का काम सेम ही तो है, दोनों की पोटेंशियल सेम है, दोनों की चीजें एक्शन सेम है, तो दैट इज बायो इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके लिए हमने जो एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया, देखिए। एंड एएनडीए इज सबमिटेड टू द एफडीए फॉर द अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग proving that it is bioequivalent to the reference listed drug. Unlike an ANDA does not require extensive clinical trial except for the bioequivalence studies to show that the generic drug performs similarly to the original drug. कि सेम ही इनका फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है, तो हमें एनडीए की जगह एएनडीए फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मोन्स आर क्लासिफाइड अंडर विच शेड्यूल। हार्मोन्स किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका दैट इज शेड्यूल सी। ठीक है, आपके जितने वैक्सीन होते हैं, सेरा होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल सी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इन इंडिया अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल सी इंक्लूड बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट सच एज हार्मोन, वैक्सीन एंड सीरा। दीज ड्रग रिक्वायर स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। HLB स्केल फॉर द डिटर्जेंट फॉल विद इन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, HLB स्केल से आपको पूछा गया, तो आंसर क्या रहेगा डिटर्जेंट के लिए इसका? 13 to 16।
ये रहा आपका आंसर, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन। द HLB दैट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल इज यूज टू क्लासीफाई सर्फेक्टेंट बेस्ड ऑन देयर वाटर एंड ऑयल सोलिबिलिटी। भाई है क्या हमारा HLB, वही तो है, ऑयल एंड वाटर सोलिबिलिटी के बेस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिटर्जेंट टिपिकली हैव HLB वैल्यू 13 to 16, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। स्लाइटली सोल्यूबल सब्सटेंस है सोल्यूबिलिटी रेंज ऑफ, अब आपने एक टेबल देखी होगी जिसके अंदर आपकी पूरी सोल्यूबिलिटी रेंज दी होती है, उसमें वेरी सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, पैसिवली सोल्यूबल, है ना, या इनसोल्यूबल। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लाइटली सोल्यूबल क्या होता है। तो स्लाइटली सोल्यूबल रहता है आपका जिसका 100 to 1000 पार्ट्स डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो रहता है आपका स्लाइटली सोल्यूबल। एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ डाल दिया है, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन पेटेंट एक्ट वाज पास्ड इन, तो इंडियन पेटेंट एक्ट कब पास किया गया था, आंसर रहेगा इसका 1970, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज इंटेक्टेड रेगुलेट पेटेंट इन इंडिया, इट कम्स इनटू फोर्स। आपका जो इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था 1970 में, लेकिन इसके अमेंडमेंट या रेगुलेशन कब से स्टार्ट हुआ था 1972 से, ठीक है। दिस लॉ एम टू प्रमोट इनोवेशन वाइल बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशली फार्मास्यूटिकल एंड एसेंशियल गुड। इट वाज लेटर अमेंडेड इन 2005 टू कंप्लाई विद द WTO TRIPS एग्रीमेंट्स। हाँ ठीक है, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 1970, इसका आंसर रहेगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप चेक कर सकते हो ये। हाँ जी, नेक्स्ट डायरेक्ट आपकी क्लासिफिकेशन से है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके क्लासिफिकेशन से पूछे गए, हालांकि जनरली पूछे तो फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ADR और क्लासिफिकेशन के बेस पे जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ इन्होंने घुमा फिरा के पूछे हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको तो मिला कि सीटाग्लिप्टिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, सीटाग्लिप्टिन किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, किसके लिए यूज होता है आपका, एंटी डायबिटिक, डायबिटीज के यूज के लिए होता है। क्लासिफिकेशन से था डायरेक्ट क्वेश्चन। ये है आपकी एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमने इसका मैकेनिज्म भी इंक्लूड किया है। सीटाग्लिप्टिन इज DPP-4 इनहिबिटर यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन एंड रिड्यूसिंग ग्लूकागोन लेवल, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपड्रिगोल इन्वॉल्व्स इनहिबिशन ऑफ, क्लोपड्रिगोल का एक क्वेश्चन था, उसमें क्या आना था आपका क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन थोड़ा सिमिलर था, क्लोपड्रिगोल के बारे में पूछा गया था, उसका मैकेनिज्म ही वो डायरेक्टली पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन को बस घुमा दिया था। तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, T2Y12 ADP रिसेप्टर के थ्रू वो काम करता है, ठीक है, उसे इनहिबिट कर देता है। सो दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द स्मोकिंग सिजेशन, इनमें से कौन सी ड्रग को स्मोकिंग सिजेशन के लिए यूज किया जाता है, स्मोकिंग रोकने के लिए, ताकि आपको बार बार टेंडेंसी उसकी ना रहे, ना आपको बार बार क्रेविंग ना हो स्मोकिंग के लिए, तो कौन सी ड्रग को यूज किया जाता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एंटी डिप्रेसेंट चैप्टर से क्वेश्चन है आपका, दैट इज विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द स्मोकिंग सिजेशन, स्मोकिंग को सिजेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, यानी कि आपको क्रेविंग ना हो, जब आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो उस टाइम पे आपको क्रेविंग ना हो, तो उसके लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो कौन सी ड्रग यूज की जाती है, द राइट आंसर इज, ये आपके एंटी डिप्रेसेंट चैप्टर से, दैट इज ब्यूप्रोपायोन। ब्यूप्रोपायोन ड्रग्स को दिया जाता है स्मोकिंग सिजेशन के लिए, ठीक है, तो द राइट आंसर इज ब्यूप्रोपायोन। इसकी एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। ब्यूप्रोपायोन इज एन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट दैट एक्ट्स एज नोरएपिनेफ्रिन डोपामिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ठीक है, आगे आप इसका पढ़ सकते हो, इसके कौन कौन से ब्रांड नेम से आती है, ये स्मोकिंग सिजेशन में किस प्रकार हेल्पफुल होती है, आप पढ़ लेना इसके बारे में पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट है डाइसल्फ्यूराम एंड इथेनॉल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस, डाइसल्फ्यूराम रिएक्शन लाइक रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगे अल्कोहल के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, आपके अल्कोहल का फर्दर वो रोक देता है, फर्दर जो है मेटाबॉलिज्म रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड जो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। वो सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट को लगेगा कि जो आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हालांकि वो होता किस लिए है, उसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से, और वही क्या कराता है, जो है आपको जो है अल्कोहल की क्रेविंग को कम करता है, अल्कोहल छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तो पूछ रहा है कि जब इथेनॉल के साथ डाइसल्फ्यूराम मिक्स किया जाता है, डाइसल्फ्यूराम लाइक जो ड्रग्स हैं अगर वो दी जाती है, तो क्या हो सकता है, किसकी एक्यूमुलेशन होती है, किस वजह से होता है, तो किस वजह से होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, दैट इज एसिटल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ही डिपोजिशन होता है, तो दैट इज एसिटल्डिहाइड, ठीक है जी। अगर इथेनॉल की जगह मेथेनॉल यहाँ पे गिवन होता क्वेश्चन के अंदर, तो क्या आता है यहाँ पे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, तब आंसर आता हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वाटर इनसोल्यूबल, इनमें से कौन सा ड्रग या फिर विटामिन, ऑब्वियसली विटामिन पूछे गए, इनमें से कौन सा विटामिन जो है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं है, यानी कि जो फैट के अंदर सोल्यूबल होता है, फैट के अंदर कौन से सोल्यूबल होते हैं आपके, A, D, E, K, ये चारों फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। हमसे क्या पूछा गया, जो वाटर में इनसोल्यूबल है, बात तो वही हुई ना, फैट सोल्यूबल कौन सा हमारा, इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है इन चारों में, दैट इज K, तो द राइट आंसर इज K, बायोटीन, साइनोकोबालामिन,
है ना, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे के सारे आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो द राइट आंसर इज विटामिन के। ये है आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए। विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल, जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द मैकोनिक एसिड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मैकोनिक एसिड की रिएक्शन इनमें से किसके साथ क्यों, मैकोनिक रिएक्शन के बारे में पूछा गया था कि मैकोनिक रिएक्शन जो होती है वो किसके इनमें से किसके रिगार्डिंग होती है। तो उसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका ओपियम, ओपियम इसका आंसर रहेगा एंड द राइट आंसर इज ओपियम। एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसे नहीं था, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, कुछ रिएक्शन के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो मैकोनिक रिएक्शन को फॉलो करता है। Meconic acid constitute about 5% of opium and can be used as an analytical marker for the presence of opium। हाँ, ऐसे था क्वेश्चन कि इनमें से किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए मैकोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये है ना आपका ओपियम की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी। आईजीजी क्या आपका एंटीबॉडी है, तो इसकी हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे एंटीबॉडी के टाइप आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, तो अलग अलग टाइप के आपके एंटीबॉडीज होते हैं। तो उनमें से पूछा है आईजीजी की हाफ लाइफ क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी है लेकिन लगा नहीं था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इतना सब कुछ छोड़ के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो बच्चे कम ही ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका हाफ लाइफ है इसका, एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट है 21 डे। ठीक है, तो राइट आंसर इज 21 डे। यहाँ पे एक्सप्लेन है ये। नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनाफाइलेक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक एनाफाइलेक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहली बात कि एनाफाइलेक्सिस होता क्या है, तो एनाफाइलेक्सिस क्या है, टाइप ऑफ एलर्जी है। ठीक है, एलर्जी है। इसके अंदर क्या होता है, जब एलर्जी सीवियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, एलर्जी बहुत सीवियर हो जाए, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है अगर लंग्स के अंदर हो जाए। डिपेंड करता है आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करेगी। जैसे पेनिसिलिन की वजह से एनाफाइलेक्सिस होता है। बहुत सारी मधुमक्खियां अगर आपको एक साथ काट लेती है तो ऐसे केसेस में भी एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। सिर्फ ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेक्सिस नहीं होता है ना। तो एनाफाइलेक्सिस किसकी वजह से होता है, इनमें से कौन सी इस दौरान कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ई, दैट इज याद करने के लिए डायरेक्ट होता है आपका ई। हालांकि ए मतलब एलर्जी और आईजी, ए मतलब एलर्जी होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। इसको याद करने का तरीका होता है कि ए मतलब ए से हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे इसको, एलर्जी ई से भी, ई से हमने एलर्जी बना दिया अपने आप को याद रखने के लिए। ठीक है, तो आईजी ई के अंदर एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, जब आपको एनाफाइलेक्सिस हो, अगर एनाफाइलेक्सिस शॉक हो तो उसे क्या देना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इस बार वो नहीं पूछा लेकिन एनाफाइलेक्सिस पूछ लिया, तो तब क्या दिया जाता है आपका एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एड्रेनलिन का इंजेक्शन। ठीक है, कितने डाइल्यूशन में, कितने रेशो में, 1:1000 डाइल्यूशन के साथ एड्रेनलिन दिया जाता है। या इसके अलावा और क्या दे सकते हो, इसके अलावा दे सकते हो आप हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो। अगर एनाफाइलेक्सिस शॉक है तो क्या चीज़ें दे सकते हो, एड्रेनलिन और दूसरा क्या हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन। राइट आंसर रहेगा आपका आईजीई। IgE is the antibody represents anaphylaxis, a severe and life-threatening allergic reaction. बिल्कुल life threatening, it binds to the mast cell and basophils, triggering to release of the histamine and other inflammatory mediator upon exposure to the allergen। हाँ ठीक है, एलर्जी कॉज करेगी, अब डिपेंड करता है किस प्रकार की सीवियरिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल लंग्स के अगर कॉज हो रहा है तो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है। ठीक है, अस्थमा हो सकता है इंस्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोरोक्विनोन डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा एक फ्लोरोक्विनोन का जो है क्विनोलोन का एग्जाम्पल है। ये भी डायरेक्ट आपका किससे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन से, दैट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, देखो फ्लोरोक्विनोन एज द क्लास ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड टोपियोआइसोमेरेज 4। टोपियोआइसोमेरेज 2 और टोपियोआइसोमेरेज 4 दोनों को इनहिबिट करती है। टोपियोआइसोमेरेज 2 पे किसको इनहिबिट करती है, ग्राम पॉजिटिव को, और टोपियोआइसोमेरेज 4 पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है। तो अलग अलग इसका मैकेनिज्म होता है, आप देख सकते हो, इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर चेक कर सकते हो या फर्दर आप इसे सर्च करके देख लेना अपना बुक से। ठीक है, तो दोनों ही मैकेनिज्म है, लेकिन ये तो क्वेश्चन था ही नहीं कि मैकेनिज्म क्या है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी एक फ्लोरोक्विनोलॉन्स है। ठीक है, तो दैट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो जैसे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे उस क्वेश्चन को लेके कि डिटॉल अंडर सेक्शन या शेड्यूल ओ होना चाहिए कि नहीं, वैसे ही हो सकता है आपको इसको लेके भी आए। यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा लिस्प्रो। अब आप कहेंगे लिस्प्रो तो शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, लिस्प्रो शॉर्ट एक्टिंग है। आपने जो पढ़ा है उसे आपने पढ़ा है रैपिड एक्टिंग के अंदर। ठीक है, रैपिड एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग का मतलब होता है जो जल्दी से एक्शन दे, फास्ट एक्शन दे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लॉन्ग एक्टिंग रहेगा।
जल्दी एक्शन देता है और जल्दी ही टर्मिनेट कर जाता है उसका एक्शन। शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए होता है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, लिस्प्रो रैपिड एक्टिंग एज वेल एज शॉर्ट एक्टिंग दोनों होता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल पूछा गया, 36 ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो मोलैरिटी या मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, और उस इस तरफ हम क्या लिखते थे, जितना हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, 500 ग्राम था तो हमने इसको, क्वेश्चन शायद पता नहीं ऐसे था या इस तरीके से नहीं था, कुछ ऐसा ही था, मतलब कि थोड़ा बहुत मोलैरिटी था या मोलैलिटी था, एग्जैक्ट अभी याद है नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं आपके गिवन मास बाई मोलर मास, और गिवन मास आपका कितना है 36, मोलर मास कितना है 180, और इसको आप जब सोल्व करते तो ये रहेगा आपका 5 2, और ये रहेगा आपका कितना रहेगा, यहाँ से सोल्व करके देखना आप। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इस मैथमेटिक्स को आप सोल्व कर लेना, इस टर्म को, इक्वेशन को। क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ये रहता है हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ml के अंदर ग्राम को, और वहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो द राइट आंसर इज 0.4। वाई आर रेन वाटर ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप, जो हमारी बारिश की बूंदे होते हैं वो स्फेरिकल शेप में क्यों होते हैं। बारिश की बूंदे क्या कोई भी बूंदे हों वो स्फेरिकल शेप में ही होते हैं, कोई भी लिक्विड हो, जनरली वाटर अपने आप को जो है स्फेरिकल शेप में रखने की कोशिश करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, 11th क्लास के अंदर ही था ना हमारा, सरफेस टेंशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज आपका सरफेस टेंशन। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू क्या करता है, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस अपना एरिया कम से कम रखने की कोशिश करता है, और सबसे कम जो एरिया होता है सरफेस एरिया वो किसका होता है, स्फेयर का होता है ना। क्यूब का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ऐसी कोई शेप अगर लेते हैं हमारे जो रेन ड्रॉप है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो जाएगा, और कोई भी जो है जो लिक्विड होता है अपना जो सरफेस एरिया उसे मिनिमम रखने की कोशिश करता है, और सबसे कम किसका होता है, स्फेयर जो शेप होती है, स्फेरिकल जो शेप होती है उसी का होता है। ठीक है, अब हालांकि होता यह है कि जैसे जैसे नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एंड अपवर्ड फ्रिक्शन उसकी शेप ऐसी हमें दिखने लगती है, लेकिन असल में उसकी जो शेप होती है कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है जी, अपना जो सरफेस एरिया उसे मिनिमाइज करने के लिए जो है वो ऐसा करता है कभी वो लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द एंटेरिक कोटेड, इनमें से कौन सा एक ऐसा मटेरियल जो एंटेरिक कोटेड के लिए यूज नहीं होता है। द आंसर इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी के जो 3 हैं वो तो यूज किए जाते हैं, तो बचा हुआ हमारा नहीं यूज होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते थे रिमूव करके बाकी ऑप्शन को। ठीक है, तो ये तीनों तो दिए ही हुए हैं, तो बचा आपका HPC, और ये आपका फिर यूज नहीं होगा एंटेरिक कोटेड में, फिल्म कोटिंग में इसे यूज किया जाता है। Which of the what is the primary effect of interaction between nitrates and PDE5 inhibitor? नाइट्रेट्स को आप जानते हो किसके लिए यूज होता है, वैसोडाइलेशन कराता है ये। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये एंजाइना के अंदर, अरिथमिया में आपने पढ़ा होगा नाइट्रेट्स, हालांकि एंजाइना में भी यूज किया जाता है। तो वैसोडाइलेशन कराता है। जब वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर हमारा कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा। PDE5 इनिबिटर, एग्जांपल याद है आपका, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जितनी भी ड्रग हैं सारी किस तरीके से काम करती हैं, PDE5 को इनिबिट करके, जैसे सिल्डेनाफिल आपकी, तो क्या करती है वो भी वेसल्स को डायलेट करती हैं। तो वेसल्स अगर डायलेट होंगी तो क्या होगा, BP कम होगा, तो दोनों का इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना, तो डेंजरस आ सकता है। तो हमें क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन, क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। ये तो आंसर इज सीवियर हाइपोटेंशन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, दोनों का यही बताया गया है कि जितने भी नाइट्रेट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोग्लिसरीन हो, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड हो, वो सारे के सारे क्या कोज, या अमाइल नाइट्रेट हो, वो सारे क्या कोज करते हैं, आपके हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं वैसोडाइलेशन के द्वारा। और ऐसे ही आपका जो PDE5 इनिबिटर यानी कि सिल्डेनाफिल वगैरह, टाडालाफिल हैं, ये सब भी साइक्लिक AMP के थ्रू जो है हमारे वैसोडाइलेशन कोज करते हैं, और दोनों ही सीवियर हाइपोटेंशन को लीड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये थे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। टोटल हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इससे रिक्वेस्ट, अगर आपको इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो हमने कवर नहीं किया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको दें। बहुत से लोग हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं, उनका सभी का धन्यवाद क्वेश्चन शेयर करने के लिए। और अगर ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और वी कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, गलतियां हो सकती है, लेकिन एक तरीका होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस चीज़ को मेंटेन करें, डेकोरम बनाए रखें उस चीज़ का, कि ऐसा ना हो कि आपका बिल्कुल ही स्वभाव इस प्रकार से अभद्र हो जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर आपको लगता है कुछ भी मिस्टेक है उसके लिए रियली वेरी सॉरी, मैं पहले आपको अपोलोजाइज कर देता हूँ, और आप उसे ज़रूर मेंशन करें, लेकिन एक तरीके से। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन एम्स CRE फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे
अगले क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन एक साथ ही आ जाए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक आप देखते रहिए सेंसिबल फार्मासिस्ट और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।